तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाई गुलफामिली राजी में। आज लेकर आए हैं आपके पास पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार। अच्छा, हम लोग जब मूल अधिकार पढ़ते हैं ना तो हमें बुखार से आने लगता है। जब भी हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अगली बात करता हूँ कि जब मैं प्रिपरेशन करता था तो फंडामेंटल राइट्स और पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या नीति निर्देशक तत्व जो हैं, इनको पढ़ते हुए मुझे बुखार सा महसूस होता था। यार 12 से लेकर के 35 तक ये आर्टिकल है, और 36 से लेकर के 51 तक, 36 से लेकर के 51 तक पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। कौन कौन से आर्टिकल याद करूं? तो अक्सर जो अपने सीनियर होते थे उनसे कहता था इसमें कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़रा बता दो। ऐसी धीरे धीरे रट्टा रट्टा रट्टा, और रट्टा भी नहीं लगता था। फिर थोड़ी थोड़ी उम्र बढ़ी तो और ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम देने लगे तो चीज़ें थोड़ी सी समझ में आने लगी, कॉन्सेप्ट जैसे समझ में आने लगे। फिर चीज़ें उनको याद करना बड़ा आसान सा हो गया। फिर उनको याद करने के अपने फार्मूले बना लिए। जैसे आर्टिकल 19(1)(a) है ना, 19(1)(a) B C D E। आप लोग अक्सर क्या कहते हो ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 में आप लोग कह सकते हो। अब उसके अंदर भ्रमण की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, संगम बनाने की आज़ादी, सम्मेलन करने की आज़ादी। अरे बड़ा मुश्किल हो गया। तो हमने उसका एक फार्मूला बना लिया, वास के संग संचरण निवास रोजकर। अब वास कहाँ से आया? हम लोग क्रिकेट का बड़ा शौकीन था, हम लोग क्रिकेट के शौकीन थे। तो एक क्रिकेटर हुए हैं श्रीलंकाई बॉलर, फास्ट बॉलर, श्रीलंका के पहले महान तेज गेंदबाज चमिंडा वास, उनका नाम था चमिंडा वास। तो वहाँ से वास हमने उठाया, और वास से वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और साथ से सम्मेलन की स्वतंत्रता हम ले आए, और अपना फार्मूला हमने बना दिया, वास के संग संचरण निवास रोजकर। तो इसी तरह से धीरे धीरे समय के साथ हम लोग याद करते गए। लेकिन फिर भी अक्सर हमें समझ में नहीं आता था कि फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार हैं क्या, नीति निर्देशक तत्व क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों एक्चुअली हैं क्या, दोनों में अंतर क्या है। हम लोग ले दे के हम लोग क्या याद करते थे? मूल अधिकार किसमें? भाग 3 में। नीति निर्देशक तत्व किसमें? भाग 4 में संविधान के, है ना। मूल अधिकार कभी 12 से 32 तक हो जाते हैं, तो कभी 12 से 35 तक हो जाते हैं। तो कोई महान लिख लेता है कि 14 से 32 तक, कोई कहता है 14 से 35 तक। हाय अल्लाह, ये कहाँ फंस गए हम, है ना। तो एक गाना भी है ना, एक पुरानी फिल्म तो नहीं कहते हम, 90s का, मोहम्मद अजीज़ साहब ने गाया ना, कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों में। तो मुझे तो यही लगता था, समझ रहे ना। नहीं, मोहम्मद अजीज़ ने नहीं गाया, किसी और ने गाया, महिला आवाज़ है ना। तो कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों में। तो ये जो मूल अधिकार है ना, मूल अधिकार निर्देशक तत्व, इसमें बड़ी मुश्किल। हाय अल्लाह क्या करें, हाय अल्लाह क्या करें। खैर धीरे धीरे समय के साथ कुछ तजुर्बा हासिल किया कि यार इसको कैसे याद करना चाहिए था, कैसे पढ़ना चाहिए था। पहले तो ये जाने कि मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार एक्चुअली हैं क्या, क्यों इनको मूल अधिकार कहा जाता है। अच्छा, अगर ये मूल अधिकार हैं तो कोई और अधिकार भी हैं? हाँ, और अधिकार भी हैं, कानूनी अधिकार भी हैं। अच्छा, मजे की बात, फिर वो कह रहा है मूल अधिकार जो है वो नैसर्गिक अधिकार है। क्या है? नैसर्गिक। अच्छा, तुम में से नैसर्गिक क्या है? तुम में से कुछ है ऐसा, तुम्हारे आसपास कुछ है ऐसा जो कुछ नैसर्गिक हो? नैसर्गिक माने नेचुरल, हवा। अरे तुम खुद ही नैसर्गिक हो यार, खुद भी तो नैसर्गिक हो। हम तुम सब नैसर्गिक तो हैं, माता पिता ने जन्म दिया, प्रकृति की देन तो है हम लोग, कृत्रिम थोड़ी है हम लोग कृत्रिम तो नहीं है ना। टेस्ट ट्यूब बेबी होते तो एक बार को हम लोग कहते कि हम लोग कृत्रिम हैं, हम लोग नैसर्गिक ही तो हैं, है ना। प्राकृतिक, जिसको प्रकृति ने ही पैदा किया हो, और वो प्रकृति के साथ तालमेल करके ही लगातार खुद ब खुद बढ़ रहा हो, जिसको खुद प्रकृति ने पैदा किया, इंसान ने उसको पैदा नहीं किया, नैसर्गिक। इसी तरह से फंडामेंटल राइट्स को या मूल अधिकारों को कहता है नैसर्गिक, बुनियादी, है ना। तो अभी समझेंगे इनको क्यों हम नैसर्गिक कहते हैं, क्यों बुनियादी कहते हैं। तो मूल अधिकार क्या हैं, अधिकार क्या हैं? तो मूल अधिकार हैं तो क्या क्या, कानूनी अधिकार क्या हैं, नैसर्गिक अधिकार क्या हैं, सामान्य अधिकार क्या हैं, विशेष अधिकार क्या हैं, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। और इस सेशन में, पॉलिटी के मूल अधिकार वाले सेशन में, हम लोग जो हैं आर्टिकल 12 से शुरू करेंगे, आर्टिकल 12 से शुरू करेंगे, और आर्टिकल 12 से 35 तक आपको पढ़ाएंगे, पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में। उसके बाद हम लोग आर्टिकल 36 से 51 तक पॉलिटी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे। दोनों को पढ़ने के बाद, इसके बाद इनमें जो डिफरेंसेस हैं, जो इनमें अंतर हैं, या जो इनमें इक्वालिटी या समानताएं हैं, उनकी बात करेंगे। फिर आप आ जाएंगे कि जो मूल अधिकार हैं उसमें अक्सर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव यानी सरकार और न्यायपालिका में अक्सर टकराव हुए हैं। सरकार यानी कि संसद और न्यायपालिका में अक्सर टकराव होते हैं। तू डाल डाल मैं पात पात। कोर्ट कहती है आप मूल अधिकारों में संशोधन नहीं करते, कहीं कर सकते, तो फिर संसद जो है नया कानून लेकर आ जाती है। संसद नया कानून लेकर आती है, कहती है कि नहीं हम मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, फिर कोर्ट कुछ नया अपना नज़रिया
लेकर के आ जाती है। तो आज क्या स्थिति है, क्या मूल अधिकारों में कोई चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है, होगा तो क्यों होगा, कब होगा। इसके अलावा जो इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपात या राज्य आपात और वित्तीय आपात, इस इमरजेंसी के दौरान में हमारे मूल अधिकारों का क्या होता है, युद्ध अगर हो जाए तो हमारे मूल अधिकारों का क्या हाल होता है। इसके अलावा आर्टिकल 32 में जो रिट्स हैं, है ना, क्या है वो, हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण वगैरह, उनके बारे में बात करेंगे। कौन इसे जारी कर सकते हैं, कौन इसको जारी करता है, कब ये जारी होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये आधा घंटा या 40 मिनट का सीन होने वाला है। मुझे इसके लिए करीब 2.5 से 3 घंटे चाहिए, तब कहीं जा कर के मैं इस सब को कंप्लीट कर पाऊँगा, जिसमें मूल अधिकार और नीति संयुक्त तत्व तो सभी के बारे में बताऊँगा आपको मैं। तो इसमें 8 से 10 पार्ट्स होने वाले हैं और मुझे लंबा समय लगना है। तो आप लोग इसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, इस प्लेलिस्ट को आप सीक्वेंस से देखना। अगर आप सीक्वेंस से देखोगे तभी ये चीज़ें आपके समझ में आएंगी, अदरवाइज़ आप फिर गड़बड़ा जाओगे। हाँ, ये बात है कि अगर आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं क्वेश्चन पूछूँ, क्या नाम आपका, आपका क्या नाम है, कविता, आप मुझे ये बताएं कि जो आर्टिकल 226 है वो क्या है, अनुच्छेद 226 क्या है। हाँ, मूल अधिकार और अन्य अधिकार, वेरी गुड। तो आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट को ये शक्ति देता है कि वो अपने सिटीजन्स के मूल अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए रिट निकाल सके, यानी कि सरकार को आदेश दे सके, राज्य को आदेश दे सके। ठीक है, तो जैसे आप जैसे जो स्टूडेंट हैं, आपका तो ये है कि इस पिक्चर को आप कहीं से भी देखना शुरू कर दो, आपके लिए ये फ़ायदेमंद है ना। और जैसे मेरे सामने बैठे हैं सुरेश, आप बताओ मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है, बताओ भाई। हाँ 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 हाँ, कौन सा, वो बोल ही नहीं पा रहे, वो थोड़ा जोर से बोलो ना। भाग 2 में, हाँ नहीं, भाग 3 में है ना। तो आप जैसे स्टूडेंट्स को बिल्कुल शुरुआत से मेरे साथ चलना है। तो आप में जो बिल्कुल बेसिक वाले हैं उन्हें बिल्कुल शुरुआत से मेरे साथ चलना है। थोड़े से एडवांस है वो कहीं से भी देख सकते हैं और किसी को भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हमें देखें। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। मैंने नंबर 1 लिख रखा है। अच्छा, आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी है मैंने सारा लिख रखा है। आपने क्या करना है, मुझे ध्यान से सुनना है, उसके बाद एक बार फिर जाकर के इस वीडियो को अपने घर में ध्यान से सुनना है, और उसके बाद एक कॉपी पेन लेनी है, और जो ये नोट्स मैंने सामने लिख रखे हैं इन्हीं को शॉर्ट में अपने हिसाब से लिखना, और शॉर्ट में, ठीक है ना। जितनी बार पढ़ें अपने नोट्स को शॉर्ट करते जाएं, जितनी बार पढ़ें अपने नोट्स को शॉर्ट करते जाएं, और एग्ज़ाम में जब जाएं तो आपके पास केवल इतनी छोटी सी कॉपी हो रिवीजन के लिए। ये नहीं कि पूरा बैग भर रहे हैं, उसमें 8-8 महीने की तो प्रतियोगितात्मक टाइप मैगजीन रखी हैं, तो लक्ष्मीकांत वर्मा भी उसी में रखी है, तो रमेश सिंह भी उसमें रखी है ना। उससे नहीं होता। जिसके पास जितना तगड़ा बैग होगा उसकी तैयारी उतनी कम है, और जो केवल कपड़े लेकर आ गया है ना ऐसा, तो या तो उसे कुछ नहीं आता है और या सब कुछ आता है, ठीक है ना। एग्ज़ाम हॉल में देख लेना आप, जो बिल्कुल अपनी जान लेकर आ गया वहाँ पर, है ना, जो सिर्फ अपनी जान और एक पेन लेकर आ गया है, तो या तो उसे बहुत कुछ आता है या फिर उसे कुछ नहीं आता है ना। हाँ, तो यही पे एक प्रसंग मुझे आ गया याद। शायद मैं 2007 में यूपी पीसीएस का मेंस देने गया था, तो मैं तो काफ़ी पुराना हो चुका था, तो मैंने वहाँ पर एक लड़का देखा, बिल्कुल नया, बिलाल तुम्हारी उम्र का, 22-23 साल का लड़का था, और 1600 वैकेंसी आई थी पांडे जी, 1600 वैकेंसी आई थी, तो भर के रिजल्ट आया था अखबार में, ठीक है साहब। तो मतलब ऐरा गहरा नथु खैरा सभी का पीटी पास हो गया था, लगभग ज़्यादातर का। तो मैंने देखा कि लड़का खड़ा है और उसके जेब में एडमिट कार्ड है और 2 पेन है जेब में, और बढ़िया जैसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ, क्लीन शेप, बाल चश्मा उसमें बढ़िया करके पैंट शर्ट बना के खड़ा हो गेट पे सामने। मैंने वाह, ये आया है नया नवीला छेल छबीला, ठीक है ना। गाना सुना ना, मेरा बाबू, सभा पूरा करो तो इसको, अरे नहीं आता तुम्हें, नहीं आता मेरा बाबू, तो सुन पूरा कर देगी, तो सुन। हाँ देखो इसको सारे गाने याद हैं, मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, है ना, सुना गाना बांग्लादेशी। हाँ सुना तुमने, हाँ किसने गाया फिर, ये बांग्लादेशी गायिका है रूना लैला, उन्होंने गाया है, रूना लैला, इसी गाने से उनको हिट हो गई। अच्छा कहाँ हम गाने पर आ गए, कहाँ थे हम, रूना लैला से पहले कहाँ थे, हाँ उस लड़के पे थे। तो बिल्कुल बढ़िया बस जो है ना, बिल्कुल बाबू सोना नया नया ऐसे बन के खड़ा। मैंने उसको देखा, 7, 8, 9 पता नहीं कितने पेपर होते थे, मैं भूल भी गया, 8 पेपर होते थे यूपी पीसीएस मेंस में उस दौर में। तो 8 के 8 दिन मैंने उसे क्लीन शेप जूते होते हुए देखा। मज़े की बात, अगले साल फिर मेरी नज़र पड़ी उस पर, उसका प्री निकल गया होगा, फिर मैंने देना आया, वो दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले कुचैले और बैग टंगा हुआ, और मैंने हाँ इस बार तू पढ़ के आया है ना भी, तो चले सर,
मतलब तैयारी पूरी नहीं है, लेकिन तो इस बार पढ़ के आया और पेपर भी देना आया। तो बेटे अब यहाँ पर बात आ जाती है फंडामेंटल राइट्स, या हिंदी में मूल अधिकार, और उर्दू भाषा में इसको आप कह सकते हो बुनियादी हक हकूक, बुनियादी अधिकार या हक हकूक, है ना। कहते ना भाई ये तो हमारा हक हकूक है, इससे हमें कोई नहीं छीन सकता। कोई अब कहीं भी आप नल गाड़ लो भाई किसी की, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं जाऊं और सोनू राजपूत के घर में जाऊं और नल गाड़ लूं वहाँ पे जाके कि भाई ये तो मेरा अधिकार है, धरती के नीचे जो पानी है वो सभी का है, मैं तो जहाँ चाहूँ वहाँ नल लगाऊंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि भाई ये तो धान की खेती है, ये तो धरती ने प्रकृति ने दी है, मैं तो जहाँ चाहूँ जानवरों की तरह वहाँ जाके चलूँ ना। भाई उसकी संपत्ति है वो उसकी संपत्ति है, वो नहीं देगा। लेकिन जो आम आदमी के लिए है, खुली ज़मीन, सरकारी कुआं है, सरकारी तालाब है, सरकारी झील है, नदी है, नदी पर किसी का अधिकार नहीं है, कोई भी उस नदी के पानी का इस्तेमाल कर सकता है ना, तो वहाँ पर आपको कोई रोक नहीं सकता। हवा लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता, पानी पीने से आपको कोई नहीं रोक सकता, वो सबके लिए समान है, सबका उस पर एक अधिकार है। अच्छा बेटे, अगर घर वाले तुमसे तंग हो जाएं, जैसे हमारे घर वाले हमसे तंग रहते हैं, ऐसा कौन है जिससे उसके घर वाले तंग नहीं रहते? सभी घर वाले तंग रहते हैं। घर वाले तभी खुश रहते हैं जब तुम कोई कारोबार करने लो, जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट ऑप्शन है, नहीं तो अगर आपने अच्छा पैसा कमाना है तो प्राइवेट सेक्टर में, है ना। एलन मस्क सरकारी नौकर थोड़ी है, क्यों भाई, मुकेश अंबानी सरकारी नौकर थोड़ी है। लेकिन ठीक है, लास्ट में जब कुछ नहीं बचता तो हम लोग के चलो एक बेहतर रोजगार मिल जाए, हमें सरकारी नौकरी मिल जाए जहाँ पर हमारा शोषण ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ था मैं, सरकारी नौकरी पे कहाँ से आ गया मैं, हाँ। तो जब आप कुछ कमाने धमाने लगें, बेहतर रोजगार में चल जाएँ, आप पैसा देने लगें और नौकरी लग जाए तो क्या बात है ना, सरकारी नौकरी। भाई हम तो जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास वाले लोग, हम लोगों के लिए तो सरकारी नौकरी मतलब जन्नत मिल गई, है ना। सरकारी नौकरी मतलब जन्नत मिल गई। अगर हम लड़के हैं तो मज़े आ गए, 25-30 लाख के हो गए हम, है ना, और लड़की हैं तो भी मज़े आ गए, 25-30 लाख हमारे बच गए। समझ गए ना, दोनों स्थितियों में है। देखो लड़कियों का हम कितनी चमक आ रही है ना सुन के, ठीक है भाई, दोनों स्थितियों में ना तुम मत खुश हो, अभी तुम ना बने हो 25-30 लाख के ना, अभी ना बने हो, और इतने जल्दी बनोगे भी ना, इतने जल्दी ना बनोगे तुम तो ये सोचो कि तुम्हें दूर दूर तक ना जाना पड़े, है ना। चले कहाँ थे, तो अब वो भी इतनी, अब लड़के हैं आप 25-30 लाख के हो गए, तो इतनी जल्दी वो घर वालों की जो खुशी है ना वो थोड़ी दिन में काफुर हो जाती है। क्यों? जब आपकी शादी हो जाती है, तो घर वालों की खुशियाँ, क्यों भाई, सुबह करीम ख़त्म हो जाती है ना। हाँ, लड़की है तो हस्बैंड मांग रहा है उसकी सैलरी, और लड़का है तो पत्नी कह रही है, समझ गए ना आप, है ना। हाँ, नहीं तो फिर चलिए साहब। तो अब आपको घर वाले रात को मार पीट के बाहर डाल रहे हैं, आजकल मच्छर भी खूब हो रहे हैं ना। और मज़े की बात यह है कि ना तो गर्मी है और ना सर्दी है, बीच की स्थिति है। जब बजेंगे रात के 2 फिर आपको ठंड लगेगी, बाहर डाल दिया घर वालों ने आपको मार पीट के ऐसी नीचे। अब बताओ रात कैसे कटेगी आपकी, भूख लग रही है ना, मच्छर काट रहे हैं, ठंड भी लग रही है, मरोगे तो नहीं क्योंकि इतनी ठंड नहीं है, मरोगे नहीं, है ना। लेकिन भाई साहब रात काटे से नहीं कटेगी। और सुबह आँख खुल जाए, सुबह घर वाले कहें चल अब खेत में जा, काम करने जा, और वहाँ पर काम क्या करोगे, ऐसे ऐसे टूलोगे, तो नरक जैसी ज़िंदगी नहीं हो जाएगी ना, हो जाएगी ना भाई, हो जाएगी ना। यही तो, इसी तो नरक कहते हैं। किसी दुनिया में कहीं जाकर के नरक है तो ऐसे ही तो होगा वो बात अलग है भाई। उसमें वो और कल्पनाएं भी हैं कि कढ़ाई में तला जाएगा, और किसमें, कढ़ाई में तला जाएगा, हैं सवा कढ़ाई में गर्म खोलते कढ़ाई में तला जाएगा, है ना। तो यार उसमें हम तुम गल नहीं जाएंगे, बिल्कुल अपना शरीर लोहे का हो जाएगा लग रहा फिर, है ना। हाँ बात देख लो, फिलहाल तो ये नरक यही है ना, इसी तरह का नरक है। तो आप लोग नहीं चाहोगे कि ऐसा हो जाए, आप नहीं चाहोगे ना ऐसा हो जाए, क्योंकि भरपेट खाना, सोने के लिए एक ठीक ठाक सा बिस्तर, मच्छरों से बचने के लिए मॉस्किटो बैट, है ना, और क्या है, सिर के ऊपर एक छत, वो तो चाहिए ही चाहिए ना जीने के लिए, खाना पानी, है ना। एक फिल्म भी आई थी ना, रोटी कपड़ा और मकान, वो चीज़ें तो चाहिए ही ना आपको। अच्छा, आप बच्चे हैं, जब आप बच्चे हैं तो ये सब कुछ आपको आपके घर वालों ने प्रोवाइड करना है। जब आप बड़े हो गए तो आपने खुद कमाना है। अब अगर मान लो कहीं है ही नहीं कुछ, रोज़गार ही नहीं है कहीं, फिर क्या करें, भीख मांगने में शर्म आएगी। अच्छा, भीख मांग भी लें तो माएँ किससे सभी एक जैसे हो जाएं, तो चले तो जाओ सूडान में भीख मांगने, अगर मिल जाए तो। सुना नहीं सूडान में भीख, सूडान में, सोमालिया में, यमन में, गज़ा में चले जाओ भीख मांगने, वो तो सभी भिखारी हो चुके ना बेचारे, किस्मत के मारे, है ना। तो अब कोई भीख देने वाला भी ना हो तो क्या करोगे फिर, अब किससे मांगोगे। रोटी भी चाहिए भरपेट, है ना, सर पर छत भी चाहिए, पहनने को कपड़ा भी चाहिए,
है ना। फिर उसके लिए रोज़गार भी चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर हमें रोज़गार मिल जाए, मान लो हमें रोज़गार मिल जाए, तो हमें ये कोशिश है कि कोई मालिक हमारा ऐसा ना हो जिसने हमें रोज़गार दिया है कि भाई सुबह आ जाना 7 बजे और रात को 12 बजे छुट्टी होगी। ये छुट्टी होगी ही नहीं, 24-24 घंटे काम ले रहा। कभी एक ज़माना था ना, काम करने के घंटे फिक्स नहीं थे। अंग्रेज़ आए ना, तो अंग्रेज़ों ने काम करने के घंटे फिक्स करे। फैक्ट्री एक्ट लेकर आए, 2 फैक्ट्री एक्ट लेकर आए अंग्रेज़। तो उस फैक्ट्री एक्ट में सबसे पहले व्यवस्था उन्होंने की थी भी काम करने के घंटे फिक्स होंगे, सप्ताह में एक छुट्टी होगी और महिलाओं और बच्चों से इतने घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जाएगा। महिलाओं से आप रात में काम नहीं कराएंगे, है ना। फिर सैलरी आई कि कम से कम इतनी सैलरी दोगे, है ना। हर हफ्ते, अंग्रेज़ों के समय में हर हफ्ते सैलरी बढ़ती थी। आज भी बहुत से पुराने लोग हैं जो हफ्ते के हफ्ते हिसाब करना पसंद करते हैं। लेबर वाले जो लोग हैं, जो शारीरिक श्रम करते हैं, है ना, लेबर माने जो शारीरिक श्रम करते हैं, अपना श्रम बेचते हैं, ठीक है, तो वो हफ्ते के हफ्ते हिसाब करना पसंद करते हैं। ये भी एक रिवाज चला रहा है अंग्रेज़ों के समय से। हाँ, हर हफ्ते सैलरी मिलती थी, हर हफ्ते। और पता किस दिन सैलरी मिलती थी हर हफ्ते? जिस दिन आसपास कोई बड़ी बाज़ार होती थी। जैसे आपके आसपास है ना, संडे को मार्केट लगती है, इधर आप किला खड़ा चले जाओ तो फ्राइडे को मार्केट होती है, इधर बुध के दिन मार्केट होती है। तो जिस दिन मार्केट लगती थी आसपास, उस दिन पैसे मिलते थे मज़दूरों को या कामगारों को। पैसे लेके जाओ, शाम को बाज़ार में जाओ और हफ्ते भर की अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, तेल, मिर्च, नमक, पानी, सब्ज़ी, मसाला, वो ले आओ, है ना, समझे ना। तो खैर, तो भैया पैसे मिलने चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए आपको, है ना। फिर खैर, तो अब इसके बिना आपका जीवन चलेगा नहीं। क्या कल्पना कर सकते हो आप, बिना रोटी कपड़ा मकान के, बिना रोज़गार के आप जी लो? जानवरों की तरह जीवन नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई। जैसे आवारा जानवर आजकल घूम रहे हैं ना, आवारा पशु घूम रहे हैं, है ना, बिल्कुल पसलियाँ दिख रही हैं उनकी, मांस नहीं सिर्फ, क्यों? खाने को नहीं मिल रहा। कभी किसी को दया आ गई तो खाने को कुछ दे दिया, नहीं तो जाओ। यही तो हो रहा है ना, किसी को थोड़ी बहुत दया आ गई तो खाने को कुछ दे दिया, नहीं तो जाओ भैया, अपने ऐसे ही घूम रहे हैं। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। तो जानवरों जैसी हालत हो जाती है हमारी। तो फिर हम मानव कहाँ रहते? मानव का मतलब ही गरिमा है, मानव का मतलब ही दया है। एक शब्द है तो मानव अपने आप में बहुत ही व्यापक शब्द है, ये कई अर्थ लेकर आता है मानव का। आदमी क्यों नहीं कहते हम, मानव क्यों कहते हैं? मानव मनुष्य में अंतर क्या है? ह्यूमन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? ह्यूमन। यार इसके अंदर तो बिल्कुल ह्यूमैनिटी नहीं है, मानवता नहीं है। मानव का मतलब ही है दया, करुणा, है ना, विकास, डेवलपमेंट, सुख, शांति, सौहार्द, भाईचारा। मानव का मतलब ही है। जानवरों से उम्मीद करोगे आप? कुत्ते बिल्ली आप लोग पाल लेते हो तो वो आपसे प्रेम करते हैं ना, वो आपसे प्रेम करते हैं क्योंकि आपने कुछ खाना पीना देते हो। कुत्ते बिल्लियों का, जानवरों का जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ होता है, लेकिन शेयर करेगा प्रेम आपसे? हैं? शेर, हाथी, बाघ, बंदर, बंदर कहीं प्रेम करते हैं? वो छोटे मोटे फेसबुक की रील पे मत जाओ, बहुत सधे हुए होते हैं, बचपन से पाल लिए होते हैं, तो उनके साथ वो भी कभी कभी पंजा मार देते हैं, है ना। तो मानव का मतलब ही क्या है? मानव का मतलब घृणा नहीं है, मानव का मतलब स्नेह है, दया, भाईचारा, करुणा, समझे ना। जितने भी पॉजिटिव शब्द हैं वो सारे के सारे मानव में। इसी को हम कहते हैं मानवीयता। फिर शब्द आया था मानव अधिकार। मानव के अधिकार नहीं, ध्यान रखना, मानव अधिकार का मतलब मानव के अधिकार नहीं, इंसानों को मिलने वाले वो राइट्स जो उन्हें इंसान बनाए, मानव बनाए, है ना। जीवन जीने लायक, बेहतर जीवन जीने लायक परिस्थितियां उनके लिए लेकर आए, बेहतर, सुखमय, शांतिपूर्वक जीवन जीने लायक परिस्थितियां उनके लिए लेकर आए। ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार। अब यहीं पर बात आ गई मूल अधिकार की, फंडामेंटल राइट्स। तो ऐसी चीज़ें जिनके बिना हम एक स्वस्थ जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। एक मिनट रोकना, कौन है? अच्छा, गीता प्रियंका, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो भाई सीधी सीधी बात है, इसमें हम लोगों ने काफ़ी अब तक आपसे जो है कि डिस्कशन कर लिया। ऐसी परिस्थितियाँ जो जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं। अच्छा, अच्छा जीवन जीने का मतलब ये नहीं कि आप ऑडी या रोल्स रॉयस में घूम रहे हो, वो है लग्जरी लाइफ, वो है लग्जरी लाइफ। अच्छा जीवन का मतलब बालक ये है कि घर पे छत हो, है ना, घर पे छत हो, एक कमरा, हवादार कमरा हो भाई, इसमें हवा भी आती हो, रोशनी भी आती हो, है ना, बारिश में टपकता ना हो। जो आजकल आ रहा है ना बहुआयामी गरीबी सूचकांकों में, उससे ऊपर आ जाते हैं, तो इसका मतलब आप एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। आपका जो जीवन स्तर है क्या कहते हैं, ठीक ठाक है। उच्च का मतलब तो पता नहीं कितना हो, उच्चता का तो कोई पैमाना ही नहीं है, आसमान तक निकल जाओ, है ना। लेकिन आपकी जो लाइफ, जो आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड या जीवन स्तर है वो ठीक ठाक है, बेहतर है। तो उसके लिए मैं बता दूं, आपके पास एक मकान है, ज़्यादा लोग हैं आपके पास 2 मकान हैं, 2 कमरे हैं, और ज़्यादा हैं तो आपके पास 3 कमरे हैं।
शौचालय है, साफ पीने का पानी है आपके यहाँ, है ना, रोजी रोटी के साधन है आपके पास, कोई आपको डराता धमकाता नहीं है, कोई आपका शोषण नहीं करता। भले ही आप मजदूरी करते हैं, भले ही आप किसी के यहाँ काम करते हैं, भले ही आप सरकारी नौकर हैं या कोई और दुकान है आपकी, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको कोई डराता धमकाता नहीं है, कोई आपका शोषण नहीं करता है। आपके मन में जो है वो भय का माहौल नहीं है, ना किसी पुलिस थाने से, ना किसी अधिकारी से, ना किसी राजनेता से, ना स्थानीय प्रधान, जमींदार या चेयरमैन साहब से। आपके मन में किसी का भय नहीं है, किसी का भय नहीं है, ठीक है ना। आपको जो चाहिए, अब ऐसा नहीं है कि आपको चांद तारे चाहिए, आपको जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें चाहिए वो आपको आसानी से मिल जा रही है। यही है जीवन जीने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, इन्हीं को हम नाम देते हैं मूल अधिकारों का। अब ये मूल अधिकार शब्द बेटा आया कहाँ से होगा? देखो थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसलिए मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप मेरा वीडियो स्किप करेंगे या देखेंगे, सामने आप लोग बैठे, आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, नहीं तो अब तक तो मूल अधिकार खत्म हो गए होते हैं ना। कहाँ से ले गए? अमेरिका से ले गए। कौन से भाग में? 3 में, भाग 3 में। कहाँ से कहाँ तक है? भाग 12 से 35 तक। समता खंड, स्वतंत्रता खंड, है ना, ये खंड वो खंड, चल मेरे भैया ना। तो ठीक है, नहीं इतना नहीं, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा 3 नंबर से रह गया और मेरा 4 नंबर से रह गया। एक्चुअली ज़्यादा नंबर से रहता है, लेकिन हम लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या कहते हैं, 3 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया, है ना। हाँ, रहता तो ज़्यादा नंबर से। तो कहाँ पे थे? आइए, तो अब जैसे देखो ये बच्चे हैं, अब आ रहे हैं, ये मेरे मूल अधिकारों से खिलवाड़ कर रहे हैं। टीचर के भी मूल अधिकार होने चाहिए भाई, कि अगर तुम 5-6 मिनट लेट हो रहे हो तो बाय बाय। लेकिन नहीं साहब, ये मेरे मूल अधिकारों से खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग। अब मैं नाम नहीं ले रहा ना चलती वीडियो में, ये कह रहा हूँ आप मेरे मूल अधिकारों से खिलवाड़ कर रहे हैं ना। महाशिवरात्रि की छुट्टी 1 दिन से पहले ली और 1 हफ्ते बाद आ रहे हैं, है ना। हाँ ठीक है ना। हाँ, ये 4 महीने बाद आ रहे हैं, चलो खैर ठीक है। अच्छा चलो, जो रेगुलर आ रहे हैं वो भी कौन सा लंका में तीर मार रहे हैं, है ना। चलें भैया, हाँ हाँ ठीक है। और ठीक है आप लोग, है ना। चलिए, इतना काफ़ी है। कहाँ थे? बहुत ज़्यादा हो गया। इतने कहाँ हैं? कहाँ थे? कहाँ थे? कहाँ थे बेटा? कहाँ थे? इससे पहले कहाँ थे हम? कहाँ थे पांडे जी? कहाँ थे? मूल अधिकार पे, मतलब थे तो मूल अधिकार में थे, कहाँ से? अच्छा, हम बता रहे थे अगर इसको हम जल्दी से पढ़ाना चाहें तो ऐसे पढ़ा दें। खैर, तो ये जो मैंने आपको बताया ना, जीवन जीने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ हैं। अच्छा, आप पढ़ना चाह रहे हो? अच्छा हाँ, मैं ये कह रहा था, मैं यहाँ था कि ये आखिर मूल अधिकारों का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से होगा। हाँ ये था, मैं मेरी थोड़ी ये खराब आदत है, मैं भूल जाता हूँ, है ना, भटक भी जाता हूँ, भटकने के बाद फिर आदमी भूलेगा कहाँ था। तो मूल अधिकारों का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, है ना बेटा चंदा? अरे चंदा, सोचो कैसा आया होगा मूल अधिकारों का कॉन्सेप्ट, कैसे आया होगा, कहाँ से आया होगा? क्यों एक नई चीज़ पैदा हुई होगी, फंडामेंटल राइट्स। एक ज़माना था हम सोचते नहीं थे कि हमारे यहाँ राइट्स होते भी हैं, हमारे कोई राइट्स भी होते हैं, हम सोचते नहीं थे। कब? तानाशाहियों का दौर। प्राचीन इतिहास हो या मध्यकालीन इतिहास हो या आधुनिक इतिहास हो, ये तो 2nd वर्ल्ड वार के बाद भाई साहब अधिकारों की हवा चली है, मूल अधिकारों की हवा चली है 2nd वर्ल्ड वार के बाद। नहीं तो उस 2nd वर्ल्ड वार के बाद ही लोकतंत्र की हवा चली, लोकतंत्र की हवा चली, ह्यूमन राइट्स की हवा चली, और फिर बात आ गई फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकारों की बात आ गई। हालांकि अमेरिकी संविधान जो है वो मूल अधिकार अपने सिटीजन्स को दे चुका था। नहीं तो एंशिएंट एज में वही ज़माना, सम्राट अशोक, है ना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ज़माना, यूरोप हो या अफ्रीका हो, कहीं भी हो, राजा के जो शब्द थे ना, वही नियम थे, वही कानून थे। राजा के नीचे सामंत होते थे। दुनिया का कोई सा भी इलाका हो, राजा के नीचे सामंत होते थे, सामंतों के नीचे और जगीरदार जमींदार होते थे। ये जगीरदार जमींदार जो थे, यही आम लोगों पर, गाँव के लोगों पर शासन किया करते थे। भाई शहरीकरण तो बहुत बाद में हुआ ना, शहर क्यों बसा? आप बताओ, शहर क्यों बसे, कैसे बसे, कौन सी परिस्थिति? बेटे आंसर दो, थोड़ा दिमाग को जोड़ डालो, है ना। 2002 में मैं पहली बार एक इंटरव्यू देने गया था, यूपी लोअर पीसीएस का, 2003 में या 4 में जो भी गया था। तो अब 22-23 साल का किशोर था मैं, है ना, ठीक है ना। अभी भी मैं अपने आप को किशोर ही समझता हूँ, ठीक है। तो 22-23 साल का मैं किशोर था, मैं आंसर ही नहीं दे पा रहा था। तो वहाँ पर जो सर बैठे थे बोर्ड में, भाई आंसर तो दो, खींच गए, आंसर तो दो, सॉरी सर। एक सीनियर सर थे हमारे, उन्होंने कह दिया कि जो भी आंसर ना आए माफ़ी मांग लेना। तो मैं सर माफ़ी चाहता हूँ, वो उर्दू बोलते थे, कहना जहाँ भी आंसर ना आए माफ़ी मांग लेना। वो एक इंटरव्यू दे चुके थे, अब आंसर कोई आए ना, पता नहीं प्री कैसे निकल गया था इमरान जी, पता नहीं कैसे प्री निकल गया था, पता नहीं कैसे इंटरव्यू कॉल लगी मेंस के बाद। हाँ, तो अब इंटरव्यू देने पहुँच गए, ये बताओ, माफ़ी चाहूँगा सर, माफ़ी चाहूँगा। वो खींच गए। अरे कोशिश तो करो, दिमाग पे जोर तो डालो। हाँ,
अभी भूल गया मैं, सवाल क्या था? हाँ कैसे, हाँ इसका मतलब आप आंसर देना चाह रही है ना कि आप बैठे रहे हैं ना, आपने सुन लिया। शहर कैसे बसे, कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसने शहरों को बसने के लिए प्रेरित किया, या शहरीकरण को बढ़ावा दिया, अर्बनाइजेशन को बढ़ावा दिया? ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ पैदा हुई होंगी, ऐसी कौन से हालात बने होंगे उर्दू में, है ना? ऐसे कौन से हालात बने होंगे कि शहर बसे होंगे, शहर बसने शुरू हुए होंगे? एक मिनट रोक लेना, जरा इनसे पूछूं मैं। तो खैर आपने बताया, सबने सही बताया। तो शहर, आपकी शहर की पहचान क्या है? कि जहाँ पर कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहने लगें, भीड़ बस जाए आकर के, वही शहर है। अब ये भीड़ जो है ये अब उस जगह की और आसपास की इकोनॉमी को बढ़ावा देती है, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, आर्थिक क्रियाकलाप हैं, वो बढ़ते हैं, भीड़ वो बढ़ती है। फिर शहरों में सुविधाएं बढ़ने लगती हैं, फैसिलिटीज़ बढ़ने लगती हैं, क्योंकि शहर जो है सरकार को कमा के दे रहे हैं। आज भी देखो ना, जीएसटी सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा हो रहा? सिक्किम से थोड़ी आ रहा, यूपी से आ रहा, महाराष्ट्र से आ रहा। शहरीकरण हुआ ज़्यादा है ना। खैर अब आप कहोगे आबादी भी ज़्यादा है, मैं कहूँगा शहरीकरण भी ज़्यादा। बड़े बड़े शहर हैं जो खूब सारा रेवेन्यू सरकारों को दे रहे हैं, तो सरकारें चाह रही हैं उन शहरों का भी डेवलपमेंट हो, और शहरों में जो भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको बेहतरी मिले, शहरों को बेहतरी मिले। खैर तो मैं यहाँ से आपसे पूछ रहा था कि भाई मूल अधिकार आखिर कहाँ से आया, इनका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो एंशिएंट एज हो या मेडिवल एज हो या मॉडर्न एज हो, आपने देखा होगा तानाशाहों ने राज किया है। 1945 के बाद फिर लोकतंत्र की हवा बढ़ी है, और आज दुनिया के बहुत से देशों में, सब में नहीं, क्योंकि आपके सामने आप देख लो ना, आपका सामने इजराइल, चाइना और कोरिया, ये एग्जाम्पल भी हैं ना। क्यूबा लंबे समय तक, आप देखें इधर गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं मिडिल ईस्ट में या पश्चिमी एशिया में, ज़्यादातर तानाशाह हैं। तुर्की के प्रेसिडेंट हैं, उन पर भी आरोप लगता है कि भाई आप जो है कि तानाशाही करें। अभी अब बांग्लादेश में चुनाव हुए कुछ महीने पहले, तो वहाँ पर जो अपोजिशन है उसने इलेक्शन का बायकॉट किया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरे का पूरा अपोजिशन जो है वो इलेक्शन का बायकॉट किया? इस इलेक्शन का बायकॉट भी किया, उससे पिछला जो इलेक्शन था उसका भी बायकॉट किया। सरकार खुद ही सरकार अपने आप को चुन ले रही है ना। शी जिनपिंग आजीवन राष्ट्रपति बन गए, व्लादिमीर पुतिन आजीवन राष्ट्रपति बन गए। कहने को ये देश लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र है नहीं, तानाशाही जैसे ही लगते हैं। खैर तो अब तानाशाह का तो मतलब ही समझते हो आप, तानाशाह को तो समझते हो, बोल के तो दिखा दो तानाशाह के सामने। तानाशाह के खिलाफ आप नहीं कुछ कर सकते, कुछ नहीं बोल सकते, कुछ मांग नहीं सकते, जो उसने दे दिया माई बाप ने वही है ना। लोकतंत्र में तो कभी दिल्ली घेर लो, तो कभी रेल रोक लो, तो कभी बस रोक लो, यहाँ है वहाँ है ना, समझ रहे ना। लोकतंत्र में तो है भाई साहब। क्यों है लोकतंत्र में? सरकारों को हर 5 साल बाद जनता के सामने जाना वोट मांगने के लिए। अगर जुल्म करेंगी तो जो है कि पावर फिर से नहीं आएंगी, और एक बार आप पावर में आ गए तो आपको आदत पड़ जाती है। भाई आप देखो ना, आप किसी देश के पीएम बना दिए जाएं, क्या जलवा होगा आपका। इमरान जी कल्पना करो, आप किसी देश के प्रधानमंत्री हो गए, है ना, कल्पना करो आप सुबह उठे, है ना, तो बार तैयार बैठा आपके लिए, है ना। आपने तो बस नहा के, बाथरूम में कपड़े पड़े आपके, नहाओ साहब, बस नहा के निकल जाओ। नाखून काटने वाला अलग, है ना, तो शेव वेव करने वाला अलग, तैयार श्यार हुए, टाई आप पहने, टाई कोई और लगा रहा है ना। आप फिल्मों में दिखाते हैं, आपने पीछे को हाथ ऐसे करने हैं, कोट पहनाया जा रहा है आपको, शर्ट पहनाई जा रही है ना, बिल्कुल तैयार श्यार होके, है ना। आईने में बाहर निकले तो गाड़ी खड़ी है रोल्स रॉयस, है ना, 2 किलोमीटर दूर आपका प्लेन खड़ा है, प्लेन का दरवाजा भी खोल रहे हैं, आप आराम से बैठ रहे हैं। प्लेन क्या है आपका? वो आलीशान बेडरूम है, उसमें बैठ रहे हैं। फिर उतर गए नीचे, रैली करी, भाषण दिया, फिर आगे बैठ गए, रैली करी, भाषण दिया, फिर ऑफिस में आ गए, वहाँ फाइलें निपटाई। मेरे जैसे को साथ में रख लिया, भरोसेमंद को, कि इन सारी फाइलों पर नज़र रखना और मुझे बताया ना जहाँ साइन करने हैं वहाँ, है ना। आराम से लंच का टाइम हो गया, लंच कर रहे हैं। क्या पसंद है आपको खाने में? आपको खाने में क्या पसंद है? हाँ, तरह तरह की, अरे तो घर में है कि जो बहन ने सामने रख दिया वो खाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री, है ना, तरह तरह के व्यंजन आपके सामने रखे हैं, खाया, उसके बाद आधे घंटे की नींद ले ली, फिर दोपहर बाद काम कर रहे हैं, फिर इधर रैली उधर रैली, इसका उद्घाटन उसका उद्घाटन, मजे ही मजे। वो आजकल रील भी चल रही है ना, है ना, मजे ही मजे, है ना। उसके आगे के सेंटेंस तो मैं बोल नहीं सकता ना, क्योंकि मैं टीचर भी हूँ, मैं पर्सनली भी नहीं बोलता हूँ उसके आगे सेंटेंस, है ना। तो मजे ही मजे। फिर रात हो गई, 11-12 बज गए, है ना, मन कर रहा पिक्चर देख रहे हैं, मन कर रहा सो जा रहे हैं, सुबह उठ के फिर शुरू, है ना, समझ रहे ना। तो अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो कितना बढ़िया जीवन होता। लेकिन हमेशा टेंशन रहती कि सवा क्या कि यार इलेक्शन होने वाला, क्या होने वाला? इलेक्शन होने वाला, फिर से वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो लोकतंत्र में पार्टी को हमेशा ये चिंता रहती है कि फिर से वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, और तानाशाही में तानाशाह को हमेशा ये चिंता रहती है कि मेरे खिलाफ कोई बगावत ना कर दे। भाई उत्तर कोरिया का तानाशाह
वो बेचारा जानबूझ के क्रूर थोड़ी होगा, मजबूरी में क्रूर होगा कि जरा सा भी कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है कि उसके खिलाफ कोई बगावत ना कर दे। ठीक है साहब। अब अत्याचार बढ़ता गया, धीरे 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 अत्याचार बढ़ता गया। इसी में कुछ लोग ऐसे रहमदिल बादशाह भी आ गए, कुछ रहमदिल बादशाह आ गए इक्का दुक्का, जिन्होंने लोगों से कहा नहीं आपको अपनी बात कहने का हक है, आपको अपनी बात कहने का हक है। फिर धीरे धीरे सरकारों के काम बढ़ते गए, तो उन्होंने अपने साथ कुछ एडवाइज़र ले लिए, जिनको हम कहते हैं काउंसलर्स। उस समय की संसद है कि भाई मुझे फ़ला मसले पे सलाह दो, है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे इसमें करना क्या है, आप लोग मुझे सलाह दो। उन्होंने अपने साथ मंत्री संतरी रखने शुरू कर दिए। लेकिन वो मंत्री और संसद जो थी उनके भी कोई अधिकार नहीं थे, उन्होंने भी अल्टीमेटली राजा की हाँ में हाँ ही मिलानी थी, और राजा के खिलाफ जाना है तो जाओगे। राजद्रोह के आरोप लग गए उन पर, है ना। लोकतंत्र में तो अब राजद्रोह जैसी कोई चीज़ ही नहीं है ना, अब तो देशद्रोह कहते हैं हम लोग, राजद्रोह का आरोप लग गए। खैर, तो मैं क्या बता रहा था कि राजा के सामंतों के नीचे जागीरदार जमींदार, और उनके नीचे निरीह जनता जो किसान मजदूर थे वो पिस रही थी, है ना। फिर धीरे 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 एजुकेशन बढ़ने लगी, उसी में बहुत सारे फिलोसफर थिंकर आने लगे जो कहने लगे, है ना, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से लोगों को जगाने लगे कि यार हम, है ना, एक वो यूटोपिया जैसा है ना, एक आदर्श जीवन, कोई कहानी किससे नाटक आए ना, कविताएं आई, तो उन्होंने एक ऐसे अपनी कल्पनाओं में ऐसे समाज का चित्रण करना शुरू कर दिया कि लोगों को ऐसा मिलता, लोगों को इकट्ठा होने का अधिकार होता, अपनी बात कहने का अधिकार होता, सबको अच्छी रोटी मिल रही होती, रोजी मिल रही होती, कोई किसी पर कूड़े ना बरसा रहा होता, ज़मींदार किसान से बहुत ज़्यादा टैक्स ना ले रहा है, तो सामंत बहुत ज़्यादा शोषण नहीं कर रहा है, तो सामंत का शोषण सरकार नहीं कर रही है ना। कोई भी राजा बन जा रहा है, कोई भी राजा बन जा रहा है, लोग अपना राजा खुद चुन रहे हैं, चाहे तो राजा को हटा दे रहे हैं, है ना। स्कूल कॉलेज खुल गए, अस्पताल खुल गए, कोई ऊंची नीचे नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई शोषित नहीं है। इस तरह की किस्से कहानियाँ चलने लगी, है ना। सरकारों ने जगह जगह स्कूल कॉलेज खोलने शुरू कर दिए, लोग पढ़ने लिखने लगे, कहने लगे यार कुछ तो हमें इस जुल्म से मुक्ति तो मिलनी चाहिए। जुल्म माने शोषण, अत्याचार, हमें इस जुल्म से या शोषण से मुक्ति मिलनी चाहिए। अब उसी बीच में कुछ क्रांतिकारी आ गए, राजा की नीतियों से परेशान है, राजा की पॉलिसी से परेशान है। मान लीजिए ये राजा हैं, है ना, ये राजा हैं, अब इनको हटाना है, तो इन्होंने क्या किया, आसपास घूम घूम के लोगों को अपने साथ इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि तुम मेरा साथ दो, अगर मैं इस राजा को हटा दिया, मैं राजा बन गया, तो मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा, मैं तुम्हें वैसा कर दूंगा। उसने किया भी, लेकिन धीरे धीरे वो भी तानाशाह बदल गया, तानाशाही में बदल गया। उसके बाद उसके खिलाफ फिर बगावत हुई, फिर कोई नया आया, उसने भी फिर लोगों को बहुत सारी रियायतें दी, लेकिन धीरे धीरे वो भी तानाशाह में बदल गया, क्योंकि चुनाव का नियम नहीं था ना, राजा को कैसे हटाया जाएगा इसका कोई नियम नहीं था। एंशिएंट मेडिवल या प्री मॉडर्न एज में राजा को हटाने का जो साधन था सिर्फ और सिर्फ क्या था, क्रांति। या तो बेटा मार दे, या भाई मार दे, या जनता मार दे, है ना, इसके अलावा राजा नहीं हटता। औरंगजेब ने कितने समय तक राज किया, कितने समय तक राज किया, मरने तक राज किया, कोई उसको नहीं हटा पाया। अकबर ने मरने तक राज किया, समझ रहे ना, अकबर ने मरने तक राजा किया, है ना। बलबन मर गया, उसके बाद कई सारे राजा बने, जलालुद्दीन खिलजी को मार करके ही अलाउद्दीन खिलजी राजा बना, समझ रहे ना। हाँ, तो भाई उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं, विरासत का नियम नहीं, राजा का बेटा ही राजा है। पता चला राजा अत्याचारी है तो उसका बेटा उससे ज़्यादा अत्याचारी है, कहाँ से है, धीरे 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 धीरे, है ना, लोग पढ़े लिखे होने लगे। इन्हीं किस्से कहानियों नाटकों में बहुत सारे फिलोसफर्स आ गए। रूसो आ गया, उसने कहा भाई जो शासन, जो सत्ता अत्याचारी है, जनता को अधिकार है कि वो उसे उखाड़ फेंके, जनता को उसे अधिकार है उसे उखाड़ फेंके। पहला विश्व युद्ध लड़ गए हम, वर्ल्ड वार लड़ गए, उसमें विनाश हुआ। दूसरा विश्व युद्ध लड़ गए हम, उसमें विनाश हुआ। फिर निकल के आया यार कि भाई आखिर क्यों इतने विनाश हो रहे हैं। इतने विनाश इसलिए हो रहे हैं कि राजा निरंकुश हो गए। राजा क्या हो गए, निरंकुश हो गए। राजाओं की निरंकुशता पर रोक लगाओ। कैसे लगाओ कि राजाओं की निरंकुशता पर रोक, कि भाई एक टर्म होना चाहिए, एक टर्म होना चाहिए कि इतने टर्म तक आप काम करोगे, उसके बाद दोबारा चुना जाएगा आपको। कौन चुनेगा, जनता चुनेगी। ठीक है साहब, जनता चुनेगी। तो अब जनता किसे चुनेगी, जनता उसे चुनेगी जो जनता की भलाई करेगा। या तो करिश्माई नेता हो, या तो करिश्माई नेता हो, या तो कोई महात्मा गांधी हो। अच्छा, महात्मा गांधी भी करिश्माई क्यों हुए, क्योंकि वो जनता के साथ ही तो थे, जनता के सुख दुख में साझी थे वो। भाई कपड़ा बहुत महंगा हो गया, भाई जीवन भर उन्होंने एक धोती में ही, लंगोटी में ही अपना जीवन निकाल लिया। इंग्लैंड भी गए गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो गर्म शाल ही ओढ़ के गए, एक लंगोटी और एक गर्म शाल, उसी में वो चले गए। तो जनता के साथ जुड़ गए ना वो। तो जनता के साथ जो जुड़ गया, जो जनता की भावनाओं की कदर करने लगा, है ना। अब इसी बीच में बहुत से तानाशाह आने लगे बीच में। तो अब जनता मांग करने लगी भी कोई निखत नियम कायदे कानून होने चाहिए,
कि भाई जनता के लिए कम से कम ये तो होना ही चाहिए। जनता के कोई भी राजा हो, राजा कोई बने, चाहे वो अकबर राजा बने, चाहे औरंगजेब राजा बने, चाहे पंडित नेहरू राजा बने, चाहे हिटलर राजा बने, कोई भी राजा बने, कोई भी राजा बने, ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, ये हमसे कोई नहीं छीन पाएगा। सबसे पहले अमरीकी लोगों ने ये कहा, अमरीकी लोग भी अत्याचार से त्रस्त थे, किसके? इंग्लैंड के। सबसे पहले अमरीकी लोगों ने अपने संविधान में शामिल किया कि भाई ये कुछ ऐसे राइट्स हैं, ऐसे अधिकार हैं जो लोगों से कभी भी नहीं छीने जा सकते। वो है मूल अधिकार, चुनने का अधिकार, चुने जाने का अधिकार, यानी कि इलेक्शन में कोई भी खड़ा हो सकता है और सभी को इलेक्शन में वोट देने का अधिकार है, सभी को रोजी रोटी पाने का अधिकार है। कोर्ट है, अगर कोई किसी पर जुल्म करता है तो उसके लिए कोर्ट है ना। एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ही लोगों के लिए कानून बनाएगी। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को कौन चुनेगा? लोग चुनेंगे, और यही पार्लियामेंट लोगों के लिए कानून बनाएगी। और लोगों के पास इस राजा को, इस पार्लियामेंट को भी उखाड़ फेंकने का अधिकार है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आने लगा किसका? फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकारों का। और आज भी ये विकसित हो रहे हैं धीरे धीरे। आज जैसे आप हमारे संविधान में देखो ना, झंडा फहराने का अधिकार मूल अधिकार आ गया, सूचना पाने का अधिकार मूल अधिकार आ गया। आज भी ये धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। आर्टिकल 21 देखो, आर्टिकल 21 की जितनी व्याख्या की गई है उतनी ज़्यादा व्याख्या हमारे संविधान में किसी भी अनुच्छेद की नहीं की गई है। निजता का अधिकार है ना, विदेश यात्रा का अधिकार, रोजी रोटी पाने का अधिकार, ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं? मूल अधिकार। मूल अधिकार विकसित हो रहे हैं धीरे धीरे, नई नई चीज़ें आ रही हैं और मूल अधिकारों में डेवलप हो रही हैं। तो कुल मिला के मूल अधिकार क्या हैं? देखो, एक तो हमारे सामान्य अधिकार हैं। सामान्य अधिकार क्या है? आप गए FIR लिखाने तो आपकी FIR लिखनी चाहिए, आपकी FIR लिखनी ही चाहिए, है ना। आप गए कोर्ट में पिटीशन लेके, तो पिटीशन भले ही आपकी खारिज हो जाए, लेकिन पिटीशन आपकी दाखिल करने से कोई मना नहीं करेगा। आप सरकारी कार्यालय में गए अपना कोई एप्लीकेशन लेने, आपने कहा साहब ये मेरी एप्लीकेशन है, इसको रिसीव करो और इस पर विचार करो। आप भले ही आपका काम ना हो, लेकिन वो एप्लीकेशन आपकी रिसीव होगी। अगर नहीं होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। कौन सी कार्रवाई होगी? कानूनी कार्रवाई होगी। क्यों? क्योंकि कानून बना है कि भैया ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कार्यालय हैं, लोगों की सेवा के लिए हैं, लोगों की शिकायतें सुनने के लिए। जो भी अपनी शिकायत लेके आएगा आपको शिकायत सुननी पड़ेगी, ये आपका राइट है। आप तहसील में जाओ जाति प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, वो आपका राइट है, कानून है। संसद ने कानून बना करके वो आपको अधिकार दिए हैं, आपका कानूनी अधिकार है ना। तलाक, विवाह, ये सारे के सारे आपके कानूनी अधिकार हैं। अब मूल अधिकार ऐसे हैं जो आपको संसद ने नहीं, स्वयं संविधान ने दिए हैं। कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स जो हैं वो आपके देश की संसद ने या जो भी इस तरह की बॉडी है उसने कानून बना करके दिए हैं, और वो अधिकार वो संसद कानून बना के छीन भी सकती है आपके। लेकिन जो मूल अधिकार हैं वो आपके देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने दिए हैं, वो कभी छीने नहीं जा सकते। बाद में फिर इसका और डेवलपमेंट हुआ, नहीं भाई मूल अधिकार जो है वो अंतिम नहीं है, फाइनल नहीं है, ये कम भी किए जा सकते हैं, छीने भी किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्पेशल जो है कंडीशंस होंगी, वो भी संविधान में लिखी हुई है। भाई किन कंडीशन में आप इन अधिकारों को आप छीन सकते हो या कम कर सकते हो। तो मूल अधिकार इस तरह से कौन देता है? संविधान। और अन्य अधिकार कौन देता है? आपके देश की संसद कानून बना करके। तो इस क्लास की बिल्कुल शुरुआत में मैंने कहा था कि नैसर्गिक हैं, जैसे हम आप नैसर्गिक है ना, हवा, पानी, पेड़, समंदर, ये सब नैसर्गिक है ना, प्रकृति से पैदा हो रहे हैं, प्रकृति धीरे धीरे इन सब इनको विकसित कर रही है। तो इसी तरह से मूल अधिकार भी जो है नैसर्गिक है ना। इनसे आपको कोई नहीं, इन मूल अधिकारों को आपसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है ना। तो क्या बात कही मैंने? फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार ये बुनियादी हैं, बुनियादी का अधिकार हैं, बेसिक नीड्स हैं हमारी ये। वैसे आजकल, वैसे जब भी बेसिक नीड्स से आती है ना, साइकोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं तो बीएड वाले अक्सर पढ़ते हैं ना, तो वही भूख प्यास, इसी को हम क्या कहते हैं? बेसिक नीड्स। इसी को आप समझ लो, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है ना। मिनिमम नीड्स मैंने कहा इसको, यानी कि ये जीवन जीने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके नीचे मैंने, इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मिनिमम नीड्स, बेसिक नीड्स। मैंने लिखा मिनिमम नीड्स, उसके आगे लिखा है बेसिक नीड्स, उसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो मैं आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मूल अधिकार केवल मिनिमम नीड्स या बेसिक नीड्स हैं, है ना। इसका आंसर हम आप देंगे इसी क्लास के दूसरे पार्ट में, क्योंकि ये पार्ट काफ़ी लंबा हो चुका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।